नाज़रीन आदाब, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे, हमेशा अपने सामान में रखे। आज का जो व्लॉग है वो दो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में है। एक तो पाकिस्तान भारत मामला फिर थोड़ा गर्म होता दिखाई दे रहा है। भारतीय क़यादत के मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ आ रहे हैं और आज उसी तनाजुर में DGISPR ने भी एक इंटरव्यू दिया है, उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ नाज़रीन एक शटअप कॉल आ गई है, वो एक कैंपेन चल रही है और उसमें कौन कौन मुलव्वस हैं, क्या क्या कहा गया है, क्या क्या बताया गया है। रिपोर्ट जो ज़राए की रिपोर्ट है उससे आपको आगाही देंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे कि 27वीं आईनी तरमीम का मुस्तकबिल कुछ रोशन नहीं है ज़्यादा। क्यों नहीं है, इस पर बात करेंगे। अब नाज़रीन आ जाते हैं पहले ये जो सियासी मंजरनामा है ज़रा इस पर आ जाते हैं। 27वीं तरमीम पर बाद में बात करते हैं। पहले और ये इसी सिलसिले की कड़ी है। पहले बात करते हैं ज़रा ये जो सदर जरदारी की रुखसती के हवाले से जो एक कैंपेन चल रही है। नाज़रीन ये तो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बाजमात अंदाज में सामने आई। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने, पीपल्स पार्टी के जो मुख्तलिफ रहनुमाओं ने और फिर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने गुज़िश्ता रोज़ बयान जारी किया था। शरीर रहमान का भी आज बयान आया, नफीसा शाह का भी आया, नदीम अफजल चंद का भी आया, खालिद वो जो है चेयरपर्सन BISP रुबीना खालिद, उनका भी स्टेटमेंट सामने आया और तमाम बयानात जो हैं वो सामने आए। ये जो तनाजुर है इसका इस्तीफ़े का, उसमें सब ने कहा कि सदर जरदारी तो घर नहीं जा रहे। हम भी यही कहते हैं कि सदर जरदारी कहीं नहीं जा रहे, वो यहाँ मौजूद है। लेकिन उस तनाजुर में सबको खोज है कि हुआ क्या है। अब वो कहते हैं कि ये बागरा रोड की एक कोठी है, रात की रोटी है, एक कहानी उसकी है। अब वो कोठी और रात की रोटी में कहते हैं कि कुछ पीपल्स पार्टी के लोग भी थे, कुछ नून लीग के लोग भी थे, एक आध जर्नलिस्ट भी थे जिन्होंने खबर दी, शायद वो भी मौजूद होंगे, अब मुझे उनका पता नहीं है। कहते हैं कि वहाँ किसी ने ये बात की कि जरदारी साहब इस्तीफ़ा देने का सोच रहे हैं और ये इस तरह इससे ये कहानी निकली। पीपल्स पार्टी के ज़राए से जब मैंने पूछा तो वो ये समझते हैं और बहुत संजीदगी से समझते हैं कि जो मरीम नवाज शरीफ का कैंप है वो इस कैंपेन के पीछे है और वो उसकी वजूहत भी बयान करते हैं। वो आपको याद होगा एक कुछ अर्सा पहले मैंने एक व्लॉग में ये बताया था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पीपल्स पार्टी को दीवार से लगा के रखना चाहती है, ख़ास तौर पर पंजाब मुस्लिम लीग जो है, पंजाब हुकूमत, उसमें एक कहते हैं कि एक इजलास भी हुआ और उस इजलास के नतीजे में ये फैसला हुआ और उसमें मरीम नवाज का कैंप शामिल है। शहबाज शरीफ के मामलात ज़रा इतने अच्छे नहीं हैं। वो जो कोalition पार्टनर्स को जिस तरह से एक दूसरे के साथ इत्मीनान का ताल्लुक कायम करना चाहिए, नून लीग की जानिब से वो हम नहीं होता। वो निजी महफिलों में कुछ इल्ज़ाम आयद करते हैं, लेकिन जब मीटिंग होती है और उस इल्ज़ाम की सदाकत के हवाले से बात होती है तो फिर वो कहते हैं मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ। तो इस तरह की सूरत होती है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे सदर को गो के ये शिकायत है कि वज़ीर आज़म भी उन्हें वो एतमाद नहीं देते जो देना चाहिए, लेकिन फिर भी सदर और वज़ीर आज़म के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। बिलावल भुट्टो के ताल्लुकात भी उनसे बहुत अच्छे हैं और इस सारे उसमें जो मरीम नवाज़ का कैंप है, अब आप ये देखिए कि मरीम नवाज़ जो है वज़ीर आला पंजाब है, इस्लामाबाद भी आती हैं, आसिफ ज़रदारी से नहीं मिलती। लाहौर गए सदर आसिफ अली ज़रदारी, मरीम नवाज़ वहाँ भी नहीं मिली। गवर्नर को भी उनसे शिकायत है, तो कुछ तो होगा। और इसके उन्हीं उन्हीं का नाम आता है कि उनका कैंप है, वो फला फला लोग हैं, मुख्तलिफ के लोगों के नाम आते हैं। तो ये बदअतमादी की बात है, लेकिन कहानी वही बागला वाली कोठी से रात की रोटी से शुरू हुई। उसमें कहा यह जाता है कि 8 से 9 पीपल्स पार्टी के लोगों के नाम पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी दिए गए हैं, लेकिन 14 से 15 नाम मुस्लिम लीग के हैं जो मुस्लिम लीग की क़यादत को भी दिए गए हैं एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, कि ये सारा प्रोपेगेंडा जो है इनकी गुफ्तगू के नतीजे में है। एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है, और मैंने आपसे पिछले 2-3 प्रोग्रामों में भी यही बात की, अपने अपने सोर्सेज से बात की थी। वो ये कहते हैं कि ज़रूरत क्या है। एक ख्वाजा आसिफ ये कह चुके हैं कि हाइब्रिड निज़ाम है, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, वो नहीं कहते। वो पीपल्स पार्टी ने भी कहा, तज़किरा किया इसका, और लोग भी कहते हैं, राना साउला भी कहते हैं, लेकिन जो मशकूक नाम है उनमें
बड़े बड़े नाम हैं, मतलब उनमें से अक्सर से हमारा भी दोस्ती दुआसलाम है। और चूँकि ये एक ज़राए की खबर है तो इसलिए नाम देना मुनासिब नहीं, लेकिन बहरहाल वो ये कहते हैं कि जी ये इनकी कारस्तानी और इनको समझाएं, इनको लगाम डालें। ये स्टार्टर लगा देते हैं हमारे बारे में, और फिर उसके बाद और हमारी तवज्जो सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के मामलात पर है या पाकिस्तान के जो दिफाई मामलात पर है। तुर्की का डेलीगेशन आज आया था, फ्यूचर के मामला तय हो रहे हैं, ड्रोन प्रोग्राम मुश्तरका जो ड्रोन प्रोग्राम है उसको बढ़ाने की बातें हो रही हैं। एक ड्रोन प्रोग्राम चल भी रहा है, कमर्शियल ड्रोन फ्लाइट्स के हवाले से भी है, और जो फौजी नुक्ता नज़र से ड्रोन बनते हैं उनके हवाले से भी है, लेकिन उसको एडवांस करने की ज़रूरत है। फिर अमेरिका के साथ बहुत सारे मामला चल रहे हैं, चाइना के साथ मामला चल रहे हैं। तो इस वजह से हमारी फोकस ये नहीं है, और हमें क्या क्या ज़रूरत है कि हम जो है वो ऐसे ही कीचड़ में पत्थर मार के अपने ऊपर छींटे गिराएं। इसलिए कि निज़ाम चल रहा है, काम हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, एक दूसरे की मदद से हो रहे हैं, और सारे एक पेज पर मौजूद है, तो इसकी ज़रूरत कोई नहीं है। तो बहरहाल उनको ये बता दिया गया है कि इन लोगों के नाम हैं तो इनको समझा दें, और ये ताकि आइंदा बात ना हो। अब देखते हैं आगे चलकर क्या होता है, क्योंकि मेरा ख्याल में इस पर दम तोड़ जानी चाहिए ये सारी जो अफवाहें हैं, क्योंकि जो जो बुनियादी बात है, सदारती निज़ाम के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सदारती निज़ाम अगर आना है तो वो ये जो हिस्सा है 27वीं तरमीम का, इसको उसी की कंटिन्यूशन समझें। पिछली बात जो है वो अब 27वीं तरमीम उसी तनाजुर में तस्करा हो रहा था कि जनाब सदर के इख्तियारात बढ़ाए जाएंगे और वज़ीर आज़म के इख्तियारात कम किए जाएंगे। तो एक तो वो हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट में ज़राए वो ये कहते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। जो तजावीज़ आती हैं, मस्बत तजावीज़, उनको वज़ीर आज़म कबूल करते हैं। जो वज़ीर आज़म दिफाई नुक्ता नज़र से तजावीज़ देते हैं उनको जो है एस्टेब्लिशमेंट कबूल करती है। यही हाल सदर मुमलिकत के साथ है। तो इस वजह से ये कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर सदार ये क्यों किया जाएगा? वज़ीर आज़म मुंतखब नुमाइंदा है आवाम का, और आइनी तौर पर ये मुमकिन नहीं है कि वज़ीर आज़म की मौजूदगी में जो है वो कोई 27वीं तरमीम लाकर, कोई 28वीं तरमीम लाकर ये कर लिया जाए, क्योंकि 27वीं तरमीम जो होगी वो ऐसी असम्बली ने मंजूर करनी है ना। इस असम्बली में पीपल्स पार्टी वो अपने सदर के इख्तियारात को क्यों कम करेगी, ये बुनियादी बात है। लेकिन दूसरा जो तकनीकी बात है वो मैंने कल भी थोड़ी सी बात की थी कि सदारती आइन आपको लाना पड़ेगा। पार्लिमानी निज़ाम के लिए में काम का जो आइन है 1973 का, इसके बारे में 2 सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। इसके पार्लिमानी स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ा जा सकता, इसको ख़त्म करना होगा, इसको मनसूख करना होगा। तो फिर सूबों को कौन बनाएगा? पाकिस्तान में सूबों की बहुत सारी फेडरेशन से शिकायत हैं, लेकिन वो शिकायत के बावजूद वो शिकायत एक बढ़ती इसलिए नहीं है कि पार्लिमानी निज़ाम में सूबों का एक स्टेक है, सूबों की गुफ्तगू सुनी जाती है और मिलकर हल कर लिया जाता है। सदारती निज़ाम तो शख्सी निज़ाम होता है। तो हम तो शख्सी निज़ाम नहीं चाहते, ये एस्टेब्लिशमेंट के हक़ों का कहना है। उसी तनाजुर में 27वीं तरमीम का मुस्तकबिल अब मखदूश हो गया है। आएगी यकीनी तौर पर कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी है, मिसाल के तौर पर हुकूमत ये चाहती है कि आइनी बेंच के बजाय आइनी अदालत कायम कर दी जाए, जो उसका ओरिजिनल मतवा नज़र था, और बेंच के नताइज जो हैं वो उनको कंट्रोवर्शियल कर दिया जाता है जो फैसले आते हैं। तो इस तरह की कुछ तरमीम आएंगी जो जिनसे जो खामियाँ रह गई हैं 26वीं आइनी तरमीम में, उनको दूर कर लिया जाए, या जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में तब्दील कर दिया जाए। इसके हवाले से कहते हैं कि काम हो रहा है, और इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। कोई ऐसी तरमीम नहीं आएगी जिससे मौजूदा जो निज़ाम है उस पर कोई ज़क पड़ती हो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी, हमने कहा आपको उनसे आगाह करें। अब आते हैं नाज़रीन जो पाकिस्तान इंडिया की जानिब। पिछले 2-3 रोज़ में हमने देखा कि इंडिया से बहुत सारी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। उनके जो डिप्टी आर्मी चीफ हैं उनका बयान कल आया था, उन्होंने फ़ौरन लपेट दिया चीन और तुर्की को पाकिस्तान के साथ। फिर उनका CDNS जनरल चौहान का बयान आ गया, वो ये कहते हैं कि चीन का मामला अभी वाज़ेह नहीं है, ताकि वो एक तरह की वो ढकी छुपी बातें कर रहे हैं। लेकिन जो सफारती ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि भारत बिल्डअप कर रहा है, रोज़ाना असलहे के अंबार लगा रहा है, कुछ न कुछ कहीं न कहीं से कोई न कोई ख़रीदारी कर रहा है। तो ये दोबारा वो पाकिस्तान को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है।
اسی پر سارا فوکس ہے. اور پاکستان میں وہ اس بار ایک تو یہ بھی ہے کہ اس کی حکمت عملی شاید جو ہے نا وہ زیادہ شدت سے کرے. جو پہلے کی حکمت عملی تھی کہ پاکستان کو دہشت گردی کے ذریعے کمزور کیا جائے، اس کا ادراک ہے پاکستانی جو قیادت ہے اس کو. چائے پیتے ویلاگ کرنے کا اپنا ہی ایک مزہ ہے. اسی تناظر میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا آج ایک انٹرویو آیا ہے. انٹرویو انہوں نے الجزیرہ ٹی وی کو دیا. اس انٹرویو میں انہوں نے واضح طور پر چند چیزیں کہی ہیں. ایک تو انہوں نے فتنۃ الہند اور فتنۃ الخارج جو ہے وہ اس کی توجیہات پیش کی، اس کی وضاحت دی کہ یہ کیا ہے، ان کو کیوں کہا جاتا ہے. دونوں کے پیچھے بھارت ہے یہ بھی. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ پاکستان کو، خاص طور پر بلوچستان کو کس طرح سے ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. را کی اس میں کیا انوالومنٹ ہے، اس میں جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو دیا ہے تفصیلات دی ہیں وہ بڑی حیرت انگیز ہے. اس میں آپریشنس کے نام بھی بتائے ہیں انہوں نے، اور پھر انہوں نے شواہد بھی پیش کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے را کس طرح سے ملوث ہے اس کے بارے میں بھی بتایا، حتیٰ کہ انہوں نے نام بھی دیے کون کون ملوث ہے. مثال کے طور پر ایک نام ہے جو ان کے کوئی میجر ہیں اشوک کمار انت. اشوک کمار انت کا نام سامنے آیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور یہ انٹرویو ہوا ہے وزیرستان میں جو حالیہ دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا جب یہ سوسائڈ اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی فوجی کارروائی پر، جس میں 16 پاکستانی فوجی شہید ہوئے. اس تناظر میں آیا ہے. اس تناظر میں انہوں نے بات کی اور انہوں نے بتایا اور آپریشنز کی تفصیلات بھی بتائیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک مثال بھی دی ہے کہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی تو بھارت کے خلاف شکایت سامنے آئیں، اور امریکی عدالت میں را کے حوالے سے رپورٹ موجود ہے. کینیڈین پارلیمنٹ نے بہت اس کے اوپر شور و غوغا کیا تھا اور بھارت کو براہ راست مورد الزام ٹھہرایا تھا، اور ابھی تک کینیڈا اور بھارت کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. تو اس لیے یہ جو ہے وہ یہ بڑا مسئلہ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نور ولی محسود کا کیا تعلق ہے، کس طرح سے تعلق ہے، اس کی بہت ساری ایویڈنس بھی پیش کی اور دلائل بھی دیے. سرفراز بنگل رئی کس طرح سے خواتین کو استعمال کرتا تھا. سرفراز بنگل رئی بعد میں جو ہے وہ اسے ہتھیار پھینک دیے، لیکن یہ ہوا. باہو بلوچ جو ہیں وہ انہوں نے ابھی جو دہشت گردی کا واقعات ہوئے خضدار میں اس کو انہوں نے تسلیم کیا. لیکن اس میں جو ایک امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ 2024 میں اب تک، معاف کیجیے گا 2025 میں اب تک، جنوری سے لے کر اب تک 5430 جو ہیں وہ دہشت گردی کے واقعات ریکارڈ ہوئے ہیں، جس میں یہ فتنۃ الہند ملوث ہے یا فتنۃ الخارج ملوث ہے، یعنی ٹی ٹی پی اور بلوچستان لبریشن آرمی جو اب اکٹھی ہو گئی ہے، مختلف گروپس اس میں شامل ہو گئے ہیں. ان میں پاکستانی فوج نے 1981 دہشت گردوں کو جانب حاصل کیا. پاکستانی فوجیوں کی بڑی تعداد بھی جو ہے، فوجی جوانوں کی اور فوجی افسران کی بڑی تعداد نے شہادت قبول کی. اتنی بڑی شہادتیں کسی جنگ میں بھی دنیا میں نہیں ہو رہی فوجیوں کی جتنی پاکستانی فوجیوں نے دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے دی ہیں. اب یہ سارے جو ہیں اعداد و شمار، اور خاص طور پر ابھی جو پچھلے دنوں میں جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا تھا پچھلے چند مہینوں میں، اس میں بھارت کی انوالومنٹ کیسی تھی، اور یہ دکھائی بھی دیتا تھا. باہو بلوچ ہیں، ترجمان ہیں، وہ انڈین چینل پر بات ان کی ہوتی ہے اور پھر وہ الزامات عائد ہوتے ہیں، پراپیگنڈا ہوتا ہے، گلیمرائز کیا جاتا ہے، اور پھر بلوچستان کو ایک آزاد ریاست کے طور پر اور پیش کیا جاتا ہے، اور یہ اس معاملے کو آگے بڑھایا جاتا ہے. لیکن ایک اور بڑا آرگیومنٹ جو ہے وہ بڑا ویلڈ آرگیومنٹ ہے، کیونکہ میں نے خود وہ اسپیچ نریندر مودی کی سنی بھی تھی. اس سے پہلے جب یہ وار ختم ہوئی 1971 کی وار اور بنگلہ دیش بن گیا، تو جنرل اروڑا جو تھے، جو فیلڈ مارشل بنے، انہوں نے ایک بیان جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کو شکست سے دوچار کیا. تو اندرا گاندھی نے ان کو بلا کر کہا کہ ہو دا ہیل آر یو، جائیے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیجیے. وہ فیلڈ مارشل تھا. تو اس نے کہا کہ یہ جنگ ہم نے لڑی ہے، سیاستدانوں نے لڑی ہے، اور پاکستان کو توڑنے کا کریڈٹ اندرا گاندھی نے لیا. اس کے بعد بی جے پی متعدد رہنما پاکستان توڑنے کا کریڈٹ لیتے رہے ہیں،
पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स की भी बात करते रहे हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी को कैसे प्रमोट करना चाहिए। अजीत डोवल की तो तकारीर मौजूद हैं, जनरल बख्शी हैं और दीगर जर्नैल हैं, वो देते रहे तजावीज़, मीडिया पर बैठ कर देते रहे, सरेआम देते रहे और ये कहते रहे कि ये हमारे लोग हैं, हरबियार बरी के पैसे दिए गए। लेकिन अजीत डोवल का नाम जो है वो पहली बार DGISPR ने फ्रेम किया है, बाकायदा फ्रेम किया, ये बताया है कि ये किस तरह से जो है ना ये इस सारे उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। रॉ का नाम DGISPR ने शवाहिद के साथ बताया है। तो अब देखते हैं कि आगे चलकर भारत को कोई अक्ल आती है या नहीं, पाकिस्तान और भारत दोनों जो है वो पीस की राह पर चलते हैं या नहीं, या भारत कोई और जो है वो करने की कोशिश करेगा पाकिस्तान के साथ, कोई एडवेंचर करने की कोशिश करेगा, मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेगा। ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। लेकिन एक बात से भारत को हम खबरदार कर दें कि अब की बार पाकिस्तान का जो रद्द-ए-अमल है वो पिछले रद्द-ए-अमल से 300 गुना ज़्यादा सख्त होगा। अब सारी दुनिया को, अब जो दोस्त ममालिक हैं पाकिस्तान के जिन्होंने सीज़ फायर कराने में किरदार अदा किया, उन तमाम ममालिक को बता दिया गया है कि पाकिस्तान को ये खदशा है। अगर भारत ने कुछ भी किया तो पाकिस्तान ने भी टारगेट सेट किए हुए हैं कि कहाँ कहाँ भारत को हिट करना है, ताकि वो इक़्तिसादी तौर पर और माशी तौर पर फिर वो कितनी बड़ी कुव्वत है उसके बाद उसको लग पता जाएगा, फ़ौजी कुव्वत कितनी बड़ी है वो भी हम पहले भी बता चुके हैं और अब भी पाकिस्तान की तैयारी है। भारत को ये सोचना होगा कि उसको खित्ते में अमन चाहिए, अमन होगा तो भारत के अवाम भी तरक्की करेंगे, पाकिस्तान के अवाम भी तरक्की करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।